नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो विज्ञान संस्थान का हिंदी प्रभार है उसमें अपना पहला पॉडकास्ट जो है वो करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पॉडकास्ट के लिए जिन्होंने हिंदी संस्थान के वार्षिक महोत्सव पे अपना लेक्चर दिया था वही जो है आज हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश तिवारी सर, जिनके नाम के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि उनका क्या जो है अद्वितीय काम रहा है। गंगा घाटी के ऊपर सर ने बहुत सारा काम किया हुआ है। लेकिन क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अनछुए पहलू को भी कवर करने का कोशिश करेंगे जिससे कि प्रोफेशनली बहुत सारे लोग जो है वो रूबरू ना हो। तो ये हमारा पहला प्रयास है जिसमें हमारे कलीग डॉक्टर सचिन तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। और चूँकि मैं जो है एक विज्ञान का छात्र रहा हूँ तो मैं वो टेक्निकल सवाल नहीं सर से पूछ पाऊँगा, लेकिन हमारे कलीग डॉक्टर सचिन तिवारी जी कुछ टेक्निकल सवाल भी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो सर का हम लोग इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप आए और हम लोगों के लिए तैयार हुए अपना समय देने के लिए, इसके लिए आपका पूरे विज्ञान संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ ऐसे सवाल न पूछें जो आपको कठिनाई में डालें, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल होता है तो हम लोग पहले से ही उसके लिए आपसे क्षमा मांग लेते हैं। तो सर मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले ये पूछना कि चूँकि जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक लोगों का जो घर का माहौल होता है वो बहुत लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एक वैज्ञानिक शुरू से कैसे सोचता है, उसके घर का माहौल क्या है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। तो आप शुरुआत अगर हम लोगों को बता दें कि आप बचपन आपका कैसा बीता तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भरोसा किया कि हम कुछ ऐसा बता सकते हैं जो रिकॉर्ड करने लायक है। बचपन की जहाँ तक बात है, मेरा जन्म हुआ सीतापुर में, एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, अब वो भी बड़ा हो गया है। वहाँ बिस्वा एक जगह है सीतापुर में, उसके वहाँ एक शुगर फैक्ट्री है। उस शुगर फैक्ट्री में हमारे बाबा फैक्ट्री मैनेजर थे और हमारे पिताजी भी वहाँ पर मैनेजर थे। तो मेरा जन्म वहीं हुआ बिस्वा में। तो घुट्टी में हमारे अवधि पड़ी और चूंकि हमारा ननिहाल उस समय इलाहाबाद में था तो सेंट एंथोनी में हमने केजी की शिक्षा प्राप्त की। सर ऐसा होता है कि ननिहाल में हम लोग गर्मियों की छुट्टी में चले जाते हैं, तो क्या आपके साथ भी वैसे ही कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं था। हम तो वहाँ पढ़ ही रहे थे। हमारी माताजी वहाँ से बीएड कर रही, एमएड कर रही थी। क्या बात है, उस समय सर इतनी पढ़ाई करना किसी फीमेल के लिए बहुत हाँ, नहीं, उनके यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल था और वो वहाँ से एमएड कर रही थी जगत तारण से। और बगल में आपका सेंट एंथोनी था, वहाँ केजी की एजुकेशन हमारी वहाँ हुई। उसके बाद हमारी मदर भी बिस्वा चली गई, हम भी चले गए। तो प्राइमरी स्कूल की जो टीचिंग है हमारी, वो बिल्कुल वही टाट पट्टी से शुरू हुई। और तख्ती बोतका और दूधी दूधी हमरे में आवे और पानी पानी दूसरे में जाए। मतलब दर्शकों के लिए बता दें कि उस समय जो एजुकेशन होती थी उसमें लकड़ी की पटिया पर लिखा जाता था और उसको कालिख से चमका करके फिर घोंट के उसको चिकना करते थे। उसके बाद जब वो दूधी मतलब खड़िया का घोल बनाया जाता था तो उसको फिर मथना पड़ता था। तो मथते समय कहा जाता था, खड़िया खड़िया हमरे में आवे और पानी पानी दूसरे में जाए, जिससे हम जो लिखें वो साफ साफ दिखाई दे और जो दूसरे हैं साथी उनका सब बेकार हो जाता है, फीका हो जाए। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई और टाट की पटिया पर हम लोग बैठते थे और टीचर आ गए, पढ़ाने लगे। तो उसमें एक बड़ी मज़ेदार किस्सा हुआ जो आपको मैं बताऊं। हमारे भाई साहब बड़े खुराफाती थे। तो एक आचार्य जी पढ़ाने आते थे और आचार्य जी पढ़ाते पढ़ाते सो जाते थे। अब उनकी चोटी जो थी वो आपकी चोटी से लंबी थी
तो एक दिन वो सो गए। अब भाई साहब ने हमारे उनकी चोटी पीछे कुर्सी में बांध दी। अब थोड़ी देर के बाद जब उनकी नींद टूटी तो चोटी तो बांधी हुई। अब वो बड़ी जोर से चिल्लाए, ये फलनवा के अलावा और क्यों नहीं हो सका। तो अब पंडित जी से शिकायत होगी उनकी। तो इस तरह के माहौल में एजुकेशन प्राइमरी की हुई। फिर वहीं से हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और उस बीच में स्काउटिंग में भाग लिया और वाद विवाद प्रतियोगिता में इन सब चीज़ों में लेते थे। और अवधि का एक माहौल अच्छा था वहाँ साहित्य का, तो ये सब कविताएं हम वहाँ सुना करते थे। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, और हमारा दादा टूटी गाड़ी चलावें, सबकी गाड़ी में हारन लगत है, हमारे बाबा फूटी थरिया बजावें। इस तरह का बढ़िया माहौल था। और जब स्काउटिंग में जाते थे तो सबसे ज़्यादा आनंद रात में आता था। जिसकी ड्यूटी लगी कि ये जगेगा वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था, क्योंकि कहीं बाग वाग में गांव के लगा करता था स्काउटिंग का कैंप, तो वहाँ तक का रहा। और उस समय जोर ये था कि भाई साइंस आनी चाहिए, साइंस के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था, एक ट्यूशन पढ़ाने भी आते थे टीचर। तो किसी तरह से भाई हाई स्कूल में उस जमाने में 68% नंबर लेके पास हो गए। तो मैथमेटिक्स में भी अच्छा नंबर आया। उसी से पिंड छुड़ाना चाहते थे कि कहाँ इसमें उलझें। उसके बाद सब लोगों ने एडमिशन करा दिया लखनऊ में काल्विन तालुकेदार में। अब यहाँ समस्या फंसी, कहाँ तो अवधि वाले और कहाँ यहाँ अंग्रेजी मीडियम। और अंग्रेजी मीडियम में भी साइंस तो कुछ पल्ले ही ना पड़े। तो जब मौका लगे तो स्विमिंग पूल में जाएं, अपना चुपचाप स्विमिंग करें और गोमती जी में जाएं तैरें। तो खुद ही स्विमिंग सीखे सर या? वो तो हमने तालाब में कूद कूद के सीख लिया था पहले ही, जब विश्वाम थे तभी। लेकिन यहाँ जब नया मिला तो ये हुआ कि लाओ देखें नदी में कैसे तैर सकते हैं, उसमें तैरने जाएं। और स्विमिंग पूल में इसका बड़ा रुतबा हुआ कि भाई और लड़के नहीं कर पाते थे, वो हम गाँव देहात से सीख के आए थे। तो अंडर वाटर स्विमिंग, ऊपर से स्विमिंग सब ठाट से करते थे। लेकिन वो पढ़ैया मने न लगे क्योंकि वो सब अंग्रेजी मीडियम हो गया। एक दिन हमने छोड़ छाड़ दिया 6 महीने बाद। हमने कहा अब हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे चाचा सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे और वो साइंस के टीचर थे, बायोलॉजी के। उन्होंने हमारा एडमिशन डीएवी कॉलेज में करा। तो अब यहाँ थोड़ा माहौल ठीक लगा कि भाई ठीक है साइंस भले पढ़ें, लेकिन अब ये तो नहीं है कि दिन भर अंग्रेजी पे पढ़े रहिए। तो अब वहाँ खेलने कूदने लगे। अब खेल कूद में हुआ कि हम ही अकेले थे जो जरा शहर के लगते थे। अब आसपास अनौरा, मौसी, वहाँ के तमाम पहलवान टाइप के लड़के थे। हम अपना सैनिक स्कूल में चुपचाप गोला वोला फेंकते रहते थे। और जब एथलेटिक्स का चैम्पियनशिप का आया तो मालूम पड़ा गोले का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। उन सबों को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, ऊँच ऊँच रखे पहलवान लोग थे। तो हमको और इंटरेस्ट आ गया खेलने में। फिर हम वहाँ के जनरल कैप्टन हो गए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब खेला करते थे। पढ़ाई तो गई किनारे। तो पढ़ाई में उसमें जो है उतने नंबर नहीं आए। हमने कहा हम साइंस पढ़ाई नहीं करेंगे। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए तो अपना आराम से हिंदी और अर्थशास्त्र और एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया। अब वहाँ दूसरी समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि रोज़ हम जिम्नेजियम जाएं। तो हमारे बगल में रविंद्र सिंह जो अध्यक्ष होते थे यूनियन के, उनका कमरा था 2 कमरा छोड़ के, और हमारे घर के ही आधा दर्जन लोग थे वहाँ। तो हम लोग उसमें बहुत जाने माने लोग हो गए। जो इस आंदोलन हो, गोपाल त्रिपाठी जो हैं, ये हम लोगों को भी ऊपर कृपा कर दें। उसका कारण क्या बना, एक बलिया के थे सीबी सिंह, बहुत लोग जानते होंगे, बड़े मशहूर नेता हुए। वो कम्युनिस्ट लॉबी के थे। और रविंदर सिंह गोरखपुर के, उनका कैंडिडेट जीत नहीं पाया, लेकिन उसने जीत गए रविंदर सिंह। अब रविंदर सिंह को सब घुसने न दें, उनके ताला लगा दिए सब यूनियन हॉल में। एक दिन रविंदर सिंह को किसी ने बता दिया, हमारे भाई साहब या किसी ने, कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। तो हमने कहा हम किसी को नहीं जानते हैं, हमें जिम्नेजियम में कसरत करने आते हैं कि हम आपको इसमें हमसे क्या मतलब। कहें नहीं नहीं हमारी मदद करिए। तो एक वहाँ के बहुत जाने माने आदमी थे जो मुझे बहुत मानते थे।
और थे वो माफिया शहर के। तो हमने कहा अच्छा चलो भाई, जब बड़े भैया हमारे आफत किए हैं तो क्या करें, लेके गए उनको। अब उनके यहाँ गए तो उनको अलग ले जाके हमने कहा कि भाई देखिए बड़ा आफत किए थे तो हम ले आए, बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। है नहीं यार, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे आने के बाद मैंने मदद नहीं की तो तुम्हारा क्या रह जाएगा। तो वो भैया 10-20-50 आदमी लेके आए, ताला वाला तोड़ के फेंक दिया। नेता विपक्षी दल का ताला टूट गया और रविंद्र सिंह दाखिल हो गए। अब इससे क्या हुआ, गोपाल त्रिपाठी जी तक, वो वाइस चांसलर थे, आप ही के यूनिवर्सिटी गए थे, उनको ये खबर लगी कि ये काम इन्होंने कराया और वो चाहते थे कि ये वहां सक्रिय न होने पाए। तो साहब हमारा नाम उन्होंने इनके साथ जोड़ लिया, जबकि मुझसे कोई नेतागिरी से मतलब नहीं। अब जब कोई स्ट्राइक हो तो वो लोकल इंटेलिजेंस वाले हमारा नाम देते उसमें। तो उसी बीच में यूनिवर्सिटी में वो पीएससी विद्रोह हो गया 1973 वाला, जिसमें यहाँ भी रामनगर वगैरह में, तो उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी जला दी गई। इत्तेफाक से मैं उस दिन अपने पिताजी के साथ था। तो जब LIU वाले हमारा नाम दिए तो ये लोग भड़क गए। इन लोगों ने जाके कमलापति त्रिपाठी को घेरा, ये क्या तमाशा है, और गोपाल त्रिपाठी को भी 4 बात सुनाई। तो मेरा नाम उसमें से बाहर हो गया। तो हमने तय कर लिया कि हम यहाँ पढ़वे नहीं करेंगे। तो इलाहाबाद में हमने एडमिशन लिया। प्रोविजनल एडमिशन हमारा खारिज हो गया इसलिए क्योंकि वहाँ रिजल्ट ही नहीं निकला, वही सब हड़ताल हड़ताल। तो जब हमने देखा कि अब क्या करें, तो इनके ललन जी गोपाल के एक भाई गिरधर गोपाल जी थे जो PCS अफसर थे। अच्छा। उनको हमारे एक जानने वाले जानते थे, उनका पत्र लेके मैं आया। इन्होंने हमारा देखा, उसका नंबर खराब नहीं था, हमारा सबसे बढ़िया नंबर एंशिएंट हिस्ट्री में था। हमने कहा इसी में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि भाई और किसी में नंबर इतना है नहीं। तो आ गए भाई, इन्होंने लेट फीस लेकर BHU में एडमिशन किया। अब यहाँ उस समय संपूर्ण आंदोलन होने लगा, जयप्रकाश जी का चल रहा था। तो कुछ छुट्टी उट्टी हो गई। तो हमने सोचा अब छुट्टी में करें क्या, इतने बड़े पढ़ाकू हम थे नहीं। हमने अपने एक मित्र थे, उनसे कहा चलो नेपाल चलते हैं साइकिल से। फिर चलो चला जाए। तब हमारी उम्र 20 साल पूरी नहीं हुई थी। हम लोग अपना साइकिल से चले गए और साइकिल से काठमांडू से जाके लौट के आ गए। उसके बाद फिर पढ़ाई फिर शुरू। तो जब यहाँ हम आए तो हमने कहा यहाँ के नेता भी सब जानते हैं, उस जमाने में जो लोग थे, क्योंकि रविंदर सिंह की वजह से और लोगों की वजह से ये उपेंद्र सिंह जो आपके यहाँ थे, ये सब वहाँ उनका प्रचार करने जाते थे। तो हमने कहा ये सब तो हमको पढ़ने नहीं देंगे। फिर तो हम बेनियाबाग के पास रहते थे, बड़की पियरी पे। हमारे एक मित्र थे अभय, उनके यहाँ गए कि भैया एक कमरा दिया दो कहीं रहें। तो कहे कहीं जाने का जरूरत है, यहीं रहो। उनके पिताजी माताजी सभी लोग तो वहीं से रहते थे, साइकिल से आए, पढ़े और चले। लेकिन पढ़ते बहुत मन से थे हम। और शाम को गंगा जी घाट से लिया नाव, चले गए रामनगर, लौट के आए, वहाँ खड़ी कर दिए। गर्मी के दिन है, खूब तैरते थे और सवेरे एक्सरसाइज करके तब पढ़ने आते थे। तो जब पहले साल का रिजल्ट देखने गए सेंट्रल ऑफिस में, तो उसने कहा इतना इतना नंबर है इस पेपर में। हमने कहा हमरे देखते हो कि कोई मार्कशीट देख लिया। और उसने फिर मिलाया उसमें से ट्रिबुलेशन सीट से, कहा ये आप ही का है। तो नंबर अच्छा था, मतलब 68-68% के आसपास प्रीवियस में था। तो हम वहाँ से लौट के आए तो हमको हमारे डिपार्टमेंट में ही पंत जी और तिवारी जी, जयंत तिवारी, ये लोग मिल गए। तो जयंत तिवारी पूछे कितना नंबर है, सब बताया। इस पेपर में कितना है, इसमें सब अपना अपना पेपर का पूछ रहे थे। सब प्रसन्न हो गए, ललन जी गोपाल भी प्रसन्न हो गए, भाई हमने एडमिशन कराया था। तो हमको ये लगा कि यार हम पढ़ाई कर सकते हैं। और तब तक हम क्या कर रहे थे, जौन छुट्टी हो उसमें कहीं चचाई झरना पर हैं तो कहीं इस पे राजदरी तो कहीं देवदरी, ऐसे टालते रहते थे। और जब नंबर अच्छा आ गया तो हमको लगा आपको और अच्छा आना चाहिए। तो ललन जी गोपाल ने कहा तुम आर्कियोलॉजी ले लो। वो जान गए थे कि ये घूमता घामता रहता है इधर उधर। उन्होंने कहा वही तुम्हारे लिए ठीक है। जबकि जो विभागीय जो पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत उनको आर्कियोलॉजी वाला नहीं माना जाता था। अच्छा। कल्चर के विद्वान था। अच्छा। खैर हमने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद वहाँ हमको जो टीचर्स मिले, डॉक्टर पंत थे, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह थे, और 2 ऑप्शनल, वो एपिग्राफी पैलियोग्राफी था तो उसमें TP वर्मा जी थे,
महेश्वरी प्रसाद जी थे, के सिन्हा साहब थे। फिर पढ़ाई लिखाई हुई तो साहब जब फाइनल होने को आया तो जैसे सब जगह होता है खिलवाड़, यहाँ लोगों को लगा कहीं ये टॉप न कर जाए। तो साहब शिकायत हो गई कि ये जो हैं एक अंडरग्राउंड ग्रुप के लीडर हैं। उस समय इमरजेंसी चल रही थी। तो एक यहाँ पर डिकैथलॉन के कैप्टन होते थे, आपकी तरफ के थे, सासाराम या कहीं के, क्या नाम था उनका, विजय सिंह ही शायद नाम था उनका, डिकैथलॉन के चैंपियन थे, हमारे अच्छे दोस्त थे। और हम लोग वहाँ चेतगंज में मिला करते थे, यहाँ कैंपस में तो थे नहीं। तो हम दोनों जन के नाम से शिकायत हो गई कि साहब ये तो अंडरग्राउंड ग्रुप के हैं। हमने कहा ये साला क्या सासत फंसा। वहाँ भी हमको एक चौबे जी काम आ गए। चेतगंज में रहते थे, उनका इस समय मैं नाम भूल रहा हूँ, और यहाँ लॉ डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी के वो इंचार्ज थे, कहीं नाम है हमारे पास। उनसे हमने कहा कि भैया ऐसा करा हमारा इम्तिहानवा हो जाए, चाहे जेल से हो। तो कहें ठीक है, हम इंतजाम करा देते, अगर गिरफ्तार किए तो जेल से इम्तिहान लेंगे। ललन जी गोपाल फाड़ के फेंक दिए एप्लीकेशन है, वो शिकायत थी। बोले लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें होगी कार्रवाई। अब हमको कुछ समझ में ना आवे क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ी गिरफ्तारों कर लेंगे तो क्या होगा, इसकी चिंता नहीं थी। तो उन्होंने जब सब टीचर्स से पूछा तो रिपोर्ट बहुत अच्छी गई सभी की। टीपी वर्मा साहब और सभी लोगों ने कहा नहीं साहब ये ऐसा कुछ नहीं है। तो जयंत तिवारी साहब ने चीफ प्रॉक्टर से बात की, एक लॉ डिपार्टमेंट के मिश्रा जी थे हरदोई के, वो थे उस समय प्रोफेसर। उनका उनसे जाके मिलिए, मैं गया मिलने, तो हमारी फाइल धरी LIU वाले बैठे थे। तो उन्होंने सब हमारा पूछा पाछा, तो हमने कहा हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, न यहाँ न लखनऊ में कहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है तुम जाओ इम्तिहान दो, तुमको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, पर तुम एग्जाम देने के बाद यहाँ मत दिखाई देना। तो हमने कहा ठीक है। हम बढ़िया अपना इम्तिहान दिए। उसके बाद नाव इकट्ठे के चक्कर में पड़े। हमारी इच्छा थी नाव चलाई जाए। तो हम कहा अब इम्तिहान खत्म हो गया, अब हम करें क्या, नाव वाला चलाएंगे और यहाँ से जाएंगे ढाका तक। हाँ, और सुरेंद्र सिंह हमारे कोऑर्डिनेटर थे, वो माउंटेनिंग वाले, लेकिन रहे वो पक्के बनारसी, ब्यौरा देव नंबर 1। अब जब पासपोर्ट बनने को हुआ भाई, तब तक पासपोर्ट हमने बनवाया नहीं था कभी। तो वो कहें कि एक तो फोटो दे दो और फर्मवा हम भर ले। तो हम समझ गए कि तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, पासपोर्ट कैसे मेरे बिना दस्तखत किए हमारे। तो हमने उनका इरादा छोड़ दिया। फिर यहाँ तैयार किया कुछ लोगों को। तो ये आपके लंका पे एक तो स्टूडियो है फोटो खींचने वाला, पता नहीं भाई कि नहीं, हाँ कनेजा नहीं, एक और थे, खैर उनके घर का एक लड़का रहा, नंदी नाम था शायद उसका। तो वो थे, एक इलाहाबाद के थे दुर्गा सिंह, वो पुष्पलता जी के जिले के थे, वो तैयार हुए, और 1-2 लोग हुए। और जब असली जाने का टाइम आया तो इन लोगों के घर वाले इनको हड़का दिए, सब भाग गए। और ये 80 पर एक नाव से सौदा किए थे, वो नाव वाला नाव देने को बना कर दिया। कहा ये क्या हुआ, असल में वो नाव दे देता, पैसा दे रहे थे उसको, लेकिन ये जो नंदी थे इनके घर वालों ने उसको भड़का दिया था। हमने कहा अब क्या किया जाए, कैसे जाएं। तो हमारे एक बहुत पुराने मित्र थे, उनको आयरन मैन के नाम से लोग जानते थे, श्याम सुंदर शर्मा, मोहन मैकिन्स में नौकरी करते थे। तो जो हम लोग साइकिल से गए थे काठमांडू, तो वो भी गए थे साथ। तो उन्होंने कहा यार अगर तुम नाव चलाए पाओ अकेले तो बाकी प्रबंध हम कर देंगे। अब उनको न तैरना आवे न नाव चलानी आवे। तो हम लोगों ने कहा अच्छा चलो हम चला लेंगे। अब जिद में आ गए, और बजाय ढाका जाने के कलकत्ता जाएंगे, तो दोनों पासपोर्ट की जरूरत है नहीं। अब गए तो लखनऊ में नाव देखें तो सब टीना की बनती थी, वो भी सब देने को तैयार नहीं। तो इन्होंने कहा अच्छा चलो चला जाए कानपुर। कानपुर में एक जो है CO साहब हैं, वो गवर्नर के ADC रह चुके हैं, उनसे दिलवाएंगे नाव। वो थे गाजीपुर के कमल नारायण राय। ये जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राय लोग थे, ये उनके बहनोई थे, कमल नारायण राय के बहनोई थे। अरुंधति राय के वो मामा लगते थे। वहाँ गए तो हमने कहा ये साले पुलिस वाले तो बहुत बदमाश होते हैं, हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ। तो आयरन मैन हमारे बोले अच्छा एक काम करो,
एक अपने साथ लड़का पढ़ता था, वो दरोगा हो गया है यहाँ, चलो उसके यहाँ चलते हैं। वो दरोगा मिलवे नहीं किया, कहीं भाग गया था, मतलब गया होगा कहीं किसी काम से। फिर लौट के आए, बड़े चौराहे पर बैठे, वो DYSP थे वहाँ। ये चले गए आयरन मैन उनके यहाँ, हम बाहर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद देखा DYSP साहब सादी ड्रेस में आए, कहें भाई कौन है, राकेश तिवारी कौन है, कौन है? अरे भाई सब पुलिस वाले बदमाश नहीं होते हैं। अच्छा। आयरन मैन उनको वो बता दिए। अब उन्होंने हमारे लोगों की नाव का इंतजाम कराया और वो नाव लेके हम लोग गए दिल्ली। और दिल्ली में जमुना में पानी है नहीं, नाव चलावें कहाँ। तब ये हुआ कि नहर से चला जाए यहाँ से आगरा तक। तो हमने अपने मित्र को बहुत हड़काया, न तैरना जानते हो, न नाव चलाना जानते हो, कहानी बता रहे हो, न नहर में चले जाओ। फिर सेकंड थॉट में सोचा यार ये तो ठीक बात है। हमने कहा इसमें खुलेगा कैसे वो? तो कहा गवर्नर साहब की एक चिट्ठी लाए, उसी पर हो जाएगा, और नहीं तो चलिए राज बहादुर सिंह को पकड़ते हैं, शंकर दत्त शर्मा जी को। हम कहा वो कैसे? कहे वो कैनिंग कॉलेज एसोसिएशन में नाव वाला वो चलाते थे, ग्रुप, क्लब बनाए थे, तो नौकायन में उनको बहुत इंटरेस्ट है, तो वो मदद करेंगे। वो चले गए आयरन में, हम नहीं गए। हमने कहा तुम नेतागिरी करते रहते हो, हम नहीं जाएंगे। हम अपना वहीं चांदगी राम का अखाड़ा जो है उसके पास अपनी नाव और ठीक करते रहे। तो साहब वो गए, तो शंकर दत्त शर्मा बोले हाँ ये तो ठीक है हमारी यूनिवर्सिटी के लोग आए, लेकिन यार हमारा मिनिस्ट्री दूसरी है, मंत्रालय। तो राज बहादुर सिंह पर्यटन मंत्री होते थे राजस्थान के, उन्होंने उनसे मिलवा दिया। अब जब नहर वालों को पता चला कि गवर्नर की चिट्ठी है और राज बहादुर सिंह आएंगे फ्लैग ऑफ करने, तो सारा इंतजाम वो करना है। तो हमने अपने नाव वहाँ से बुग्गे गाड़ी होती ना जो वहाँ पर एक बैल वो भैंस लगती है, उस पर लादा लेके गए, वहाँ 4-5 घंटे में पहुँचे ओखला है। तब वहाँ से नाव से गए। अब जब नाव से चले तो आगरा के बाद कहाँ जाए, तो चंबल में चले गए। चंबल से वो तो उसके बाद की कहानी अपनी है। पर जब यहाँ आए बनारस, तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और पंत जी हमको रिसीव करने आए थे। अच्छा। तो वो कहानी वहाँ तक चलती रही। अब उसके बाद हमने कहा चलो यार नील नदी में नाव चलाया जाए, सबसे लंबी नील नदी है। और यहीं लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में ढूंढ ढांड के इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से माइक्रो इंसाइक्लोपीडिया, अगर नहीं वो करना होता शायद माइक्रो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखते ही नहीं, सारा सब पढ़ लिया, सब बना लिया ट्रिप। तो ये हुआ कि यार अब इसको अंग्रेजी में बनाना है, तो अंग्रेजी में नहीं बनेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो पंत जी ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया, फिर उसको लेके हम गए लखनऊ। तो पैसा लेने के लिए ठाकुर प्रसाद वर्मा जी ने, एक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव मंत्री होते थे, उनके नाम एक चिट्ठी दी थी, वो हमारी पॉकेट में थी। गए तो वहाँ टीवी वालों ने हमारा इंटरव्यू किया। दूरदर्शन उस समय बड़ी चीज होती थी। तो वहाँ इंटरव्यू में हमने सब बताया कि हम क्या इरादा है नील नदी में। अब उसके बाद हम यहाँ रिसर्च ज्वाइन कर चुके थे BHU में, उसके बाद नहीं करना था ज्वाइन। उसके बाद हम गए अपने उन्हीं मित्र के यहाँ रुकते थे, वो हॉस्टल में थे, हम भी हॉस्टल में होंगे। तो उनके यहाँ बात चल रही थी कि भाई अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन तो आ गई। तो हमने उनसे मजाक में कह दिया कि अरे बहुत प्लाट खाली है BHU के बगल में, कहीं भैंस का तबेला खोलेंगे। तो आयरन मैन वही बात, भातखंडे के प्रिंसिपल थे और एक साहब थे, उनसे बोल दिए कि ऐसा कह रहे हैं। कहीं वो हैं कहाँ, बहुत दिन से दिखे नहीं। बोले आए हैं, हॉस्टल में हैं, वो हमारे साथ कहीं जाते नहीं हैं। वो गपोड़ी आदमी थे, हमको मजा नहीं आता था उसमें। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि कल्चर डिपार्टमेंट में आर्कियोलॉजी में एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। वो बड़े खुराफाती थे। श्रीलाल शुक्ला वहाँ डायरेक्टर थे कल्चर में, जिन्होंने राग दरबारी लिखी। और एक रामचंद्र सिंह थे, यहीं के बनारस के प्रोडक्ट थे, काशी विद्यापीठ के, वो डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजी के। तो वो इसलिए सुझाव दिए थे कि इन दोनों में पढ़ती नहीं श्रीलाल जी में उनमें, तो इनका होना थोड़े है। और श्रीलाल जी के एक भतीजे थे, वो भी अप्लाई किए थे। लेकिन हमारे आयरन मैन ऊंची चीज, उनका चलो उनसे मिला जाए। हम कहा यार श्रीलाल जी से हमसे क्या लेना देना, जितनी हमको फेलोशिप मिल रही है उतनी तो इसकी तनख्वाह नहीं है, तो उसकी हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे बोले चलो मिलने में कौन बुराई है। वो पता नहीं कहाँ से ठाकुर प्रसाद सिंह से संपर्क निकाल लिए, वो भी बनारस के थे, बनारस का बड़ा रोल है। तो ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा श्रीलाल जी तो यहीं रहते हैं, हम लोग जानते नहीं थे श्रीलाल जी। अब हम दोनों जने पहुंच गए, न जान न पहचान न टाइम,
पहुंच गए बिना टाइम लिए। बिना टाइम दिए। घंटी बजाते शिवलाल जी निकले, इत्तेफाक से वो हमारा दूरदर्शन वाला इंटरव्यू दे। अच्छा। कहें तुम तो वही लड़के लग रहे हो। हाँ। हमने कहा कौन लड़के? कहें कल हमने देखा टीवी पे। जा रहा आओ आओ आओ। वो ले गए घर में बैठाए, अपने चाय पिए, मिठाई खाए, खूब गप्पे हुई। किस लिए आए हैं ना उन्होंने पूछा ना हम लोगों ने बताया। जब बाहर आ गए, छोड़ने आए, तो पूछ रहे हैं काहे के लिए आए रहो तुम लोग? तो हमने नहीं कुछ कहा, आयरन मैम बताए कि ऐसा ऐसा है आपके यहाँ। अच्छा तुम्हारे कितने नंबर हैं? बताया हमने। उन्होंने कहा अच्छा कल मिलो हमसे। आए गए भैया दूसरे दिन मिलने, स्लिप भेजे, तो हम नहीं गए अंदर, वो बाहर आए। अच्छा। और हमारे जो मित्र थे वो वॉशरूम चले गए, तो वहीं रह गए। वो हमको लेके डायरेक्टर के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, इस लड़के से बात करके देखो, और चले गए। अब जब इनसे बात होने लगी तो ये बनारस की बात करने लगे, पंत जी की बात होने लगी, वर्मा जी की बात होने लगी। तो हमने वर्मा जी वाली चिट्ठियां दिखाई। हम कहा हम तो आए इसलिए हैं। तो देखे जाके वो फाइल मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही, मगर मैंने अपनी आंख से देखा है। उस फाइल पर इन लोगों ने लिख दिया कि इसको बनारस जाने से पहले अपॉइंट कर दूँ। अच्छा। तो खैर वो ऑफर मुझे हो गया। फिर मैं यहाँ आया, मैंने पंत जी से पूछा मैं क्या करूँ? अरे बोले मिल रहे तुरंत ज्वाइन करो। हम यहाँ से लौट के गए आर्कियोलॉजी में आने। तो आर्कियोलॉजी में आने का रास्ता ही, तो बचपन से युवावस्था तक का बता दिया मैंने आपको, जैसा आप जानना चाह रहे थे। आपकी सर एक बड़ी लंबी यात्रा हम लोगों ने देखी, आपके बचपन की शिक्षा दीक्षा से लेकर के आपके नौकरी की जो सेवा काल है, आपने जो प्रारंभ किया इसके दौर को हमने देखा। इसी बीच में आपने अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा की बात की। उसके बाद आपने अपनी नाव यात्रा की बात की। यहाँ शिक्षा के दौरान आपका जो आवाज़ था वो बिरला से जुड़ा है, और बिरला से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। तो अगर उससे संबंधित भी कुछ रोचक बात है जो आप शेयर करना चाहें तो। देखिए एमए में तो हम जानबूझ के नहीं आए थे, क्योंकि जो ये पॉलिटिक्स में लोग थे या और तरह के लोग थे, हम उनके उसमें नहीं आना चाहते थे। इतने मैच्योर हो चुके थे कि यहाँ कुछ लोग थे जो कहें का करे क्लसवा ज्वाइन कर रखे, तपिया लिखा जाई बहरे। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारे लोगों की तरह हम में नहीं रहे, हमको पढ़ना है। तो इसलिए मैं हॉस्टल में नहीं आया था। एमए करने के बाद जब मैं हॉस्टल में आया तो उस समय हमारी वरिष्ठता हो गई थी। तो बिरला हॉस्टल में हमको सीनियर के तौर पे गिना जाता था। तो जितने प्रकार के भी लोग थे वो पहले प्रणाम किया करते थे। तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा माहौल बीतता था। उसी समय में एक जापानी ग्रुप आया जिसको नाव चलानी थी हरिद्वार से कलकत्ता तक, और चूंकि हम नाव चला चुके थे दिल्ली से कलकत्ता तक, और हम वहाँ के जो बहुत बड़े तैराक एक हुए हैं मिहिर सेन, उनके संपर्क में थे। तो मिहिर सेन साहब की चिट्ठी मेरे पास आई, और वो चिट्ठी लेकर के टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक मिस्टर क्या नाम उनका था, काजुआ यमादा, वो लेकर के आए, और उन्होंने कहा भाई इनके इस ट्रिप में आप कंसल्टेंट हो जाइए। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, और मिहिर सेन जैसा आदमी अगर चिट्ठी लिख रहा है तो हम जो हो सकता था उतना हमने उनकी मदद की। तो जब वो ट्रिप यहाँ आया, वो हमारे साथ बिरला हॉस्टल में रहे भी काजुआ साहब, और फिर वहाँ से जब आए तो बनारस तक, तो वो लोग अपने से आए। फिर बनारस से पटना तक मैं उनके साथ गया, और मैं ही नहीं गया, थोड़ी दूर तक उसमें आपके यहाँ एक मिश्रा जी होते थे जो उसमें थे ड्राइंग सेक्शन में आर्कियोलॉजी में, टीपी वर्मा साहब, रंजीत सिंह, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, ये सब लोग गए। कोई कहीं से उतर गया आगे, कोई कहीं उतर गया। हमको याद पड़ता है टीपी वर्मा साहब, जहाँ तक हमें याद पड़ता गाजीपुर तक या सैदपुर तक हमारे साथ गए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए। उसमें एक लड़का यहाँ का था बरुआ, साइंस साइड के था। एक ललित थे जो अहमदाबाद में क्यूरेटर थे, ललित वर्मा, वो दोनों लोग हमारे साथ पटना तक गए। फिर वो ग्रुप चला गया आगे। तो जब वो बनारस आए थे तो हमारे डिपार्टमेंट में उनका रिसेप्शन हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ के सारे सीनियर प्रोफेसर्स शामिल थे।
LK त्रिपाठी जी, TP वर्मा, जयंत तिवारी जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, उसके फ़ोटो भी है हमारे पास। और वो फ़ोटो हमको फेसबुक के माध्यम से मिल पाया, क्योंकि उनसे जाने के बाद से हमारा संपर्क ही नहीं था। जब फेसबुक पे डाला तो वो प्रकट हो गए, उन्होंने वो फ़ोटो हमको भेजे। वो फ़ोटो आपके डिपार्टमेंट की बड़ी यादगार है, उसमें ये भी हैं, शशिकांत पाठक भी। खैर, फिर क्या हुआ, बनारस हमने छोड़ दिया, सर्विस ज्वाइन कर ली। पर पलामू में हम फील्ड वर्क किया करते थे, तो एक दिन आ करके एक सुभाष राय थे, उनके साथ हम छत पे सो गए। और जो छत पे सोए, गर्मी के दिन थे, आधी रात के बाद जब नींद टूटी तो खोपड़ी पे रोशनी टार्चों की, और उसी में से किसी ने कहा, अरे ये तो राखी है। तो यहाँ एक ADM सिटी होते थे, द्विवेदी जी, वो हमारे मौसा लगते थे दूर से। और डॉक्टर के सिन्हा वार्डन थे, दोनों लोगों ने फट से पहचान लिया, शायद पुरुषोत्तम सिंह जी भी थे उसमें। तब भैया वो हटा, उसमें सब पिस्तौलें तनी हुई हमारे ऊपर, पुलिस वाले थे। तो एक्चुअली एक कोई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता, सुरेश सिंह नाम था उनका, वो जौनपुर के थे, वो वांटेड थे। उनकी तलाश में पुलिस आई थी, और वो कटकाठी में चेहरे मोहरे हमसे मिलते जुलते थे। तो उस चक्कर में उन्होंने दबिश डाली थी कि रात में आके कोई सो गया है, तो वो पकड़ना चाहते थे या मारना चाहते थे। फिर बाद में हम तो बच गए, क्योंकि लोग पहचान गए। वो किसी हॉस्टल में, शायद ब्रोचा में या किसी हॉस्टल में रुके हुए थे, फिर उनका इनकाउंटर हुआ है। उन्होंने पुलिस वालों पे गोली चलाई, पुलिस वालों ने उन पर चलाई, वो मारे गए वहाँ। ये एक बड़े विचित्र खेल हुआ। जो जैसे आप जो है लगा उन लोगों को कि आप ही हैं वो। हाँ, यही सोच के उन्होंने किया, लेकिन भाई हमको तो कपड़ा मरिया बटोरना था। कैसे उस दिन मारे जाते। सही बात है। और बिरला अच्छी जगह थी। आपके में जितनी यात्राएं की, जिसमें एक आपने अपनी यात्रा संस्मरण पहियों के इर्द गिर्द जो आपने लखनऊ से काठमांडू की, वो भी प्रकाशित आपने किया। हाँ, वो तो 76 में ही छप गई थी, MA करने उसके बाद यहाँ आपकी कई पुस्तकें रखी हैं, जिसमें एक अभी जो आपने नाव यात्रा बताई, हाँ, वो भी पुस्तक आपने प्रकाशित की। हाँ, ये रिटायरमेंट के बाद जी, जिसमें न केवल यात्रा वृत्तांत थे, बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक पक्षों को भी आपने समेटा हुआ है। हाँ। तो इन सारी रचनाओं के पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप किस रूप में योगदान को महत्व देते हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का महत्व सबसे बड़ा इसलिए है कि उस 3-4 साल में जो भी हम यहाँ रहे, उसमें पढ़ाई, देशाटन कह लीजिए या घुमक्कड़ी कह लीजिए, और काशी की उस समय हमने जो किताबें पढ़ी थी साहित्य की, सुप्रसाद सिंह की गली आगे मुड़ती है, इसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा। और जो हम नाव लेकर जाते थे और आते थे यहाँ रामनगर से, इसने माहौल बनाया। तो उसका योगदान तो बहुत है, बहुत योगदान। सर, आपकी किताबें अगर ऐसे देखें तो उनका शीर्षक बड़ा जो है अपीलिंग होता है, जैसे पवन ऐसा डोले, मनवा डोलने लगा, फिर सफर एक जोगी में डगमग, फिर पहलू में आए और छोर, दो देश चिली और टर्की। मतलब सीधा कुछ भी नहीं, अफगानिस्तान से खतों किताबन, और थिरकते शैल चित्र भी थिरक रहे हैं यहाँ। तो सर ये बड़ा शानदार है। मतलब एक बार आदमी केवल शीर्षक पढ़ के लगता है कि ये पूरी किताब पढ़नी चाहिए। देखिए, ये इसका बहुत संबंध है आपकी रचना धर्मिता से। अब जैसे जब हमने पहली बार नाव यात्रा का लिखा तो लगता था कुछ साहित्यिक नाम होना चाहिए, तो नाम उसका रखा तीरे धारे, मतलब किनारे और बीच में नदी। वाह। तो नागर जी ने कहा, यार ये ज़्यादा साहित्यिक हो रहा है, कुछ आवारे का सफरनामा जैसा नहीं कुछ हो सकता है कि भाई इसमें आवारगी है। ठीक है साहब, वो भी हो गया। पढ़ी रही मैंने, क्योंकि ये तो हमने सन 80 तक लिख के टाइप करा के रख दी थी। तो नागर जी ने कहा, यार ये किताब तो छपनी चाहिए। राजपाल एंड सन्स के लिए चिट्ठी भेजी। अब उनको लगा कि ये पता नहीं कौन आदमी है, नहीं छाप। हमने कहा छोड़, नहीं छाप रहा, रखी रहने दो। वो टाइप की हुई मैन्युस्क्रिप्ट धरी रही। अब जब 2012 आया और 13 में हमें रिटायर होना था, हमने कहा ये सब धरी रह जाएगी क्या।
धर्मयुग में एक बार छापने को था तो धर्मयुग भी बंद हो गया। तो जब हम फिर इसका रिवाइज करके भेजने के चक्कर में पड़े तो हमने कहा ये तो बिल्कुल जिंदगी ही नाव की तरह है, जैसे डगमगाती हुई नाव चली वैसे पूरा जिंदगी चल गई। तो वो टाइटल ठीक नहीं है, आवारा आवारा। इसका नाम एक सफर डोंगी में डगमग, तो वहां भी सिंबलाइज करता है, यहाँ भी करता है। अब देखिए जब वहां पहुंची राजकमल के यहाँ, तो राजकमल के जो अशोक माहेश्वरी जो इसके वो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कुछ और नाम है उनका, उन्होंने कभी गढ़मुक्तेश्वर से कानपुर तक यात्रा करनी चाहिए थी नाव में, तो घर वाले उनको परमिशन नहीं दिए थे। तो अब उनकी जो कलख थी वो इसके प्रकाशन में काम आ गई। उन्होंने तुरंत सहमति दे दी कि अरे मेरी तो बड़ी इच्छा थी जाने की, आप चले गए, मैं इसको छापूंगा। तो ये इसका नाम इस तरह है। दूसरा जिसको आप कह रहे हैं पवन ऐसा डोले, ये आदिवासियों में एक गीत है। यहाँ जब यहाँ पर सोनभद्र, उस समय उसको दक्षिणांचल कहते थे, इसमें जब ट्रेन आई तो उन लोगों ने एक गीत गाया, हई रे रेलगाड़ी पवन ऐसा डोले, चुनरी पहन गोरी चल रे रेलगाड़ी, हई रे रेलगाड़ी पवन ऐसा डोले। तो हमने इस शब्द को पकड़ा कि जो जिसमें उनको इतना आनंद आ रहा था, उन्होंने ही उनका सारा जीवन और कल्चर जो है बदल डाला। तो ये पवन ऐसा डोले वहां से लिया। और फिर आपका जो इसमें है ये बहुत लंबा स्पैन है, ये 1973 से करीब करीब 2012 तक का है। तो इसमें डोलने का जो है वो एक्सप्लोरेशन से भी संबंध रखता है, एक सर्वेक्षक को भी डोलना पड़ेगा। और जिसको पवन जैसा डोलने का आनंद नहीं है वो क्या क्या बात है सर, क्या जिंदगी जिएगा। तो इसके लिए ये टाइटल आ गया। अच्छा, जिसको आप सबसे बाद में आई अफगानिस्तान वाली, इसमें कुछ चिट्ठियां हमने लिखी थी। वो समय बड़ा शौक था कि अब गए, आप कहीं विदेश गए तो वहाँ चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखने की परंपरा भी थी। तो एक चिट्ठी को हमने थोड़ा रोमांटिक टच दे करके लिखा। तो एक अरविंद चतुर्वेदी थे यहाँ, अब अभी हाल में फेसबुक के जरिए वो भी मिल गए, वो अच्छे साहित्यकार हैं। वो हमसे ले गए थे छापने। अच्छा। और वो छपी कि नहीं छपी उनको भी याद नहीं लेकिन वो रखी रह गई। इसको भी नागर जी ने पढ़ा था। तो उन्होंने एक बात कही कि जरा इसमें यार खुल के लिखो, कुछ ऐसा लिखो कि जो आदमी को ग्रैस्प करे। इसमें कुछ चीजें तुम छुपा गए हो। तो बात वो सही कह रहे थे। तो हमने उसको फिर रिवाइज किया, लेकिन वो भी रखी रह गई। ये भी छपनी थी धर्मयुग में, धर्मयुग बंद। धर्मवीर भारती बेचारे क्या करते, रखा रहा। अभी जब हम लिखने लगे तो हमने रीराइट किया। और रीराइट करने में इसको ऐसा रूप दिया कि पढ़ने वाला यह ढूंढे कि चिट्ठियां केकरे तरफ लिखी गई, तभी वो पूरा पढ़ेगा। तो पूरा लिखने के बाद भेजे, छप गई। तो इसलिए वो अफगानिस्तान खतो किताबत की बात कर रहा है। और उसमें कुछ चिट्ठियां वहीं से लिखी गई थी, कोई बामियान से लिखी गई, कोई तेहरान से लिखी गई। तो इसलिए पहलू में आए और छोर का खेल ये है कि हमको 3 जगह जाने का बड़ा शौक था। एक तो चाइना, दूसरे टर्की और तीसरे चिली। तो चीन तो मैं 2-3 बार चला गया, टर्की और चिली का कोई जुगाड़ न बने और रिटायरमेंट नजदीक। 2012 में एक फोन आया वहां से, चिली से, सांतियागो से। हमारे मित्र हैं मणि जी, उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के नोटिस पे कई बड़े विद्वानों ने मना कर दिया था कि हम नहीं पढ़ पाएंगे कुछ 36 घंटे का सफर। तो मणि जी ने उनको सुझा दिया एक आदमी है जो तैयार हो जाएगा, खुद भी जाना चाहते थे वो। तो उन्होंने हमारा नाम बताया। जब एम्बेसडर से बात हुई, हमने कहा हाँ 1 हफ्ता का 3 दिन में हम आ जाए। और तब तक सारस्वत साहब के जरिए हमको इसका पता चल चुका था कि कुछ चीजें यहाँ पर प्री कोलंबियन बहुत अर्ली पीरियड से आ चुकी हैं। जैसे आपका शरीफा है, जिसको कस्टर्ड एप्पल कह रहे हैं, और ये भुट्टा है, ये सब चीजें हमारे यहाँ आ चुकी हैं। ये अध्ययन उन्हीं का था, उनका पर्चा भी था। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, साउथ अमेरिका में जाके हम उनसे अपने यहाँ के संपर्क की बात करें। तो जब हमने उनसे कहा तो उनको कुछ पहले समझ नहीं आया। फिर उनका फ़ोन फिर आया, अरे आप उस पर ज़रा एक नोट भेज दीजिए।
वो नोट भेजा तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर आप जरूर पढ़िए। उनका हम दोनों तो पढ़ देंगे, मंदिर पर भी, इस पर भी आने दीजिए बस। तो इस तरह ये अवसर हाथ में आ गया। तो पहलू में आए और छोर में वहां पहुंच गए। अब रिटायर हो गए हम, अपना मकान ठीक कराने लगे। तब तक नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी से न्योता आ गया कि हम लोग एक डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन कराना चाहते हैं। उसके पहले सारी दुनिया में डिस्कशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस पे होता था, ये डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन होना था। अब इसमें हमको जब मौका मिला तो उसी समय प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में हमको प्रोफेसरशिप ऑफर हो गई 5 साल के लिए। अच्छा। और जो डायरेक्टर जनरल में हमारा सिलेक्शन हुआ था वो मुकदमे में फंसा हुआ था। हमने कहा आप क्या करें, न ज्वाइन करेंगे तो हाथ में आया मौका कलकत्ता वाला निकल जाएगा। जी जी। लेकिन चलो जरा दिल्ली में देख आते हैं। फिर हमने निर्णय लिया कि हम नहीं जाएंगे टर्की, और नेशनल जियोग्राफिक वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया। तो दिल्ली गए तो हमने कहा लाओ सेक्रेटरी से मिल रहे, हमारे जानने वाले थे क्योंकि यूपी काडर के थे। तो उन्होंने कहा तिवारी जी क्या कर रहे हैं आजकल आप? अरे कर क्या रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ ज्वाइन करेंगे कोलकाता में। तो उन्होंने कहा आपका यहाँ वाला क्या हुआ? हम कहा हम जानेंगे कि आप जानेंगे। यहाँ सिलेक्शन हुआ था, उन जो सेक्रेटरी थे उनके पहले हो गया था। तो उन्होंने कहा फिर क्या करिएगा? हम कहा हमने इसीलिए टर्की का अपना कैंसिल कर दिया कि भाई हम कलकत्ता ज्वाइन कर लें। उन्होंने कहा नहीं, टर्की आप जाइए, बार बार मौका थोड़े मिलता है। अच्छा। लौट के आइएगा तो बात किया जाएगा। हम भैया टर्की वालों को इन्फॉर्म किए, उन्होंने वहीं से वीज़ा दे दिया। अरे हम कहा इसको इमिग्रेशन वाले पढ़ेंगे कहाँ से, आप हमको दूसरी चिट्ठी दीजिए। उन्होंने चिट्ठी दिया, हम गए टर्की एम्बेसी में। वो जैसे पासपोर्ट देखे कहे थोड़ी देर बैठिए आप, थोड़ी देर में आइए। ना वीज़ा फीस लगी ना कुछ लगा, ग्रेटिस वीसा ठोक के उन्होंने पकड़ा दिया। अब हमारे पास कपड़ा ही नहीं, अपने बेटे का कुछ कपड़ा ढीला ढाला कुछ टाइट लेके मैं टर्की चला गया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो देखिए पहलू में आ गया ये भी। तो जो वो 10 दिन का एक्सपीरियंस था वो है टर्की का एक पहलू में, और दूसरा जो था चिली वाला उसमें आताकामा घुमाए ना, असली चीज तो वो थी। वो तो भाषण तो बहाना था, और उस भाषण से इतने वो लोग खुश हो गए कि आताकामा डिजर्ट दिखा दिया उन्होंने। हम मणि जी वहाँ घुमाए। इसीलिए जो हमने गिफ्ट किया वो डेडिकेट किया है तो चिली वाला किया है मणि जी को, और जो दूसरा टर्की वाला है वो इनको किया है, क्रिस्टोफर थॉर्टन। ये उसका है नेशनल जियोग्राफिक का। तो ये इसका राज है। बहुत बड़ी डीप हिस्ट्री है इन सारे चीजों, और क्या, किसी के समझ में नहीं आएगा ऐसे तो। हाँ। और सर वो आपकी पर्सनालिटी है वो किसी हीरो से कम नहीं है। जनरली बचपन में हम लोग सोचते हैं हम फलाना हीरो बनेंगे, धमाका हीरो बनेंगे। बचपन में तो आप सोचे नहीं थे कि आप एज ए रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे? नहीं, आर्कियोलॉजी में जाने को सोचा ही नहीं था। तो ये तो बहुत देर में, जैसा आपने अभी बताया कि ये काफी देर में अरे अगर बीएम नंबर ज्यादा नहीं आया होता तो हम नहीं एडमिशन लेते इसमें। एग्जैक्टली सर, जैसे कि हमारे यहाँ जो अरेंज मैरिज होता है उसको हाँ मैरिज भी बोलते हैं। तो वही जो है आर्कियोलॉजी भी आप फोर्स्ड आर्कियोलॉजी लिए, लेकिन फिर आपने ऐसा आत्मसात किया कि बड़े बड़े जो नहीं, उसका भी खेल है ना। जब एमए प्रीवियस में थे तब तो सब सब्जेक्ट कॉमन थे, ग्रुप तो लेना पड़ता आर्कियोलॉजी में। तो खाली ललन जी के कहने से थोड़े ले लिया। हमको ये समझ में आया इसमें घूमने को मिलेगा तो आर्कियोलॉजी में चले गए। मुख्य जिज्ञासा थी वो पूरी कर रही, वो पूरी हो रही है। तो आर्कियोलॉजी उद्देश्य था ही नहीं, तो घूमने का उद्देश्य। सर इतनी सुंदर बढ़िया कद काटी, आप कभी सोचे नहीं कि फिल्मी दुनिया में जा करके अपना माहौल बनाओ? नहीं, ये क्वेश्चन हमसे कई लोगों ने किया जी सर, और इसका मौका मिला जी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा। एक लखनऊ में थे राजेंद्र शुक्ल जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मृत तृष्णा, अच्छा, जिसको बड़ा अवार्ड मिला था उस जमाने में रूस उससे। तो वो हमको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, और हम इस मामले में बिल्कुल भी गलत फहमी में नहीं थे। हमने कहा एक तो नाटक के करी जो आप है रही वो आप अभिनय करिए, दूसरे ये थोड़े दिन का कैरियर है, कौन इस चक्कर में पड़े। तो बहुत दिन तक वो हमारे चक्कर में पड़े रहे। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट थे, और उनके ये जो बहुत मशहूर हैं आजकल केन दीक्षित साहब, ये उनकी रिश्तेदारी में आते थे, लेकिन वो हमारे पिताजी के शिष्य थे। बहुत दिन पीछे लगे रहे। हमने कहा नहीं,
तो हमारे ख्याल से हमने कोई घाटा नहीं हुआ। खैर अच्छा हुआ कि आप फिल्मी दुनिया में नहीं गए हैं। और यहाँ आ गए। हैं। पुरातत्व का भी भला हुआ, पुरातत्व जो आज बनना चाह रहे हैं विद्यार्थी हैं। उनका भी भला हो रहा है। पुरातत्व के क्षेत्र में भी सर आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपकी साहित्यिक रचनाएं तो हम लोग बात कर ली। अब जो पुरातत्व के क्षेत्र में आपका योगदान है, खासकर लोहे की प्राचीनता और धान की उपज, इस पर आपके द्वारा जो नवीन साक्ष्य दिखाए गए उसने एक नई दिशा दी है भारत में इस संदर्भ में। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये कब आपके मन में ऐसा आया कि लोहे की प्राचीनता को लेके हमें शोध करने की आवश्यकता है, या फिर क्या ये आपने कोई प्लानिंग की थी कि हाँ हम देखें पता करें कि धान की प्राचीनता भारत में क्या, या फिर यूं ही जैसे कि आप सफर एक डोगी में डगमा की तरह आप चले, उत्खनन भी यूं ही किए और सब कुछ मिल गया? नहीं, देखिए सच पूछिए तो ये लागू होता है वहाँ भी, क्योंकि हम जब पढ़ते थे यहाँ तभी हमको ये लगता था कि सारी दुनिया में ह्यूमन एक्टिविटी होगी और गंगा घाटी में 700-800 ईसा पूर्व तक लोग इंतज़ार करेंगे कि बाहर ये लोग आवें, जंगल काटें लोहा लेकर या जलाएं और फिर लार्ज स्केल पर बसें। ये बात हमको इसलिए नहीं समझ में आती थी क्योंकि हम प्री हिस्ट्री के भी स्टूडेंट थे और प्री हिस्ट्री में सारी दुनिया की प्री हिस्ट्री पढ़ी थी हमने। तो वो जो है वो नॉर्दर्न स्फीयर में जहाँ तक बर्फ़ जो है -30 डिग्री हो जाती, वहाँ तक तो माइक्रोलिथ्स मिल रहे हैं। यूरोप में पीट डिपॉजिट्स में मिल रहा है, दलदली इलाका है, अफ्रीका में सब जगह मिल रहा है, हमारे भारत में विंध्यास में मिल रहा है, हिमालय में मिल रहा है, तो गंगा घाटी में क्यों नहीं मिलेगा? ये जो सामान्य प्रश्न था ये तो मेरे दिमाग में था। अब आपने लोहे की बात की, हम आर्कियोलॉजी में पहुंच गए और हमने कहा कि घूमने का शौक था, तो घूमना जो है वो बहुत बड़ा मतलब जो है बड़ा मंत्र है, इसका जो जाप करेगा हमें नहीं लगता कोई घाटे में रहेगा। तो जब हम आर्कियोलॉजी में सर्विस में आ गए तो करें क्या? तो डायरेक्टर साहब ने हमारे कहा कि तुम क्या करोगे? मैं कहा थोड़ी दिन रुक जाइए देखें तो क्या काम हो रहा है। तो देखा पहाड़ की बहुत सी फाइल पड़ी थी, पिथौरागढ़ और कहाँ कहाँ की, अल्मोड़ा की, जो कोई जाता नहीं था कि दूर है। हमारे लिए तो मनमांगा वरदान था कि चलो घूमने मिलेगा। वो फाइलें लेके गए, वहाँ घूम आए, घूम के आए, तब तक ये टिहरी दूब क्षेत्र का मामला आ गया कि बांध बनना है। तो उसमें भिलंगना और भागीरथी, इनका जो डूब क्षेत्र का हिस्सा, इसका सर्वे होना था। हमारे डायरेक्टर चकराए, ये होगा कैसे? अरे हमने कहा इसमें क्या है, आप लीजिए इसका प्रोजेक्ट, मैं करके दूंगा आपको। तो उसमें खैर हेमराज जी भी थे हमारे सीनियर वो, लेकिन उनका टेंट अलग लगा था, हमारा अलग। उनका भागीरथ भिलंगना घाटी में, हमारा भागीरथी में। गए, हम पहुंच गए। अब समस्या ये कि भाई घूमने का शौक तो अलग बात है, और आर्कियोलॉजी आपने पढ़ी प्री हिस्ट्री की, और वहाँ प्री हिस्ट्री नदारत, वहाँ या तो मंदिर या मूर्ति, तब क्या करें? तो इसमें तो बड़ा मजा आवे, जो इलाका नहीं देखा घूम घूम के देख रहे हैं, कहीं वहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़े जा रहे हैं तो कहीं यहाँ चले जा रहे हैं। अब कैंप देखिए कहाँ लगा, कुछ संयोग देखिए क्या होते हैं। आपके यहाँ के एक छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं विद्यासागर नौटियाल, उन्हीं का गांव था माली देवल, वहाँ कैंप किया। अब वो पूरा सर्वे किया। उसमें क्या हुआ कि हम फोटो खींच के लाए, उससे हमारी मूर्ति विज्ञान को, मंदिर विज्ञान को पढ़ने की शुरुआत हुई। क्योंकि हमारा विषय तो था नहीं, और रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। वहाँ चले गए। अब वहाँ से आए हुआ आप क्या करें, उसी साल की बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं। राजगढ़ में कैंप लगा दिया। राजगढ़ के बाद अगले में चौपन, छपका, ये सब किया। अब चूंकि हम ही उसको कर रहे थे तो अपनी पीढ़ी में हम तो विश्वास हो गया लोगों को। उसमें वो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए अमर सिंह, वो हमारे बीए के क्लास फेलो भी थे और हमारे साथ उस समय नौकरी में भी थे। वो भी कैंप में आए, छपका कैंप में वही थे। वो सब सर्वे हो गया। अब वो सर्वे होने के बाद हम क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी होकर पहाड़ चले गए। अब पहाड़ में फिर वही मंदिर मूर्ति, अमर सिंह की थीसिस उस पर हो रही थी, तो हमने अमर सिंह से विद्या सीखी, मूर्ति विज्ञान भी और मंदिर का भी। उसमें हमने पहाड़ में कई ऐसी चीजें देख ली घूमने की वजह से कि जो ये लोग कह रहे हैं वो तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। अमर सिंह से कहा, बोले नहीं ठाकी साहब लिखे हैं ऐसा, ऐसा कृष्णदेव जी ने लिखा। हमने कहा हम नहीं जानते।
जो यहाँ मिल रहा है वही इसका प्रमाण है। तो उस पर कुछ एक दो लेख लिखे तो कृष्णदेव जी ने हमको इनकरेज किया, नहीं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एक वो विद्या सीख ली, जो आपने प्लान की बात की वो बता रहा हूँ मैं। अब मैं वहाँ से लखनऊ आ गया, और लखनऊ जब आया तो मैं एक्सकेवेशन अफसर हो गया। तो प्लानिंग का खेल यहाँ से शुरू हुआ। उसके पहले तो आप जिसको प्रिलिमिनरी सर्वे कहते हैं वो करते रहे, चाहे जो कुछ मिले, चाहे मूर्ति मिले, मंदिर मिले, अभिलेख मिले, कुछ मिले वो देख लिया। लेकिन यहाँ आने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, जब हुलासखेड़ा का एक्सकेवेशन करने गए, लखनऊ के पास एक साइट है, तो हमने कहा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वहां से प्लानिंग शुरू हुई, फिर ऑब्जेक्टिव फिक्स किए कि इसमें ये इसलिए होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमने तो आर्कियोलॉजी में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजी में कोई भी काम आपको करना है, दैट इज टू जनरेट प्राइमरी एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। तो आप इसमें क्या चीज रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां से प्लानिंग शुरू हुई। फिर उसका एक फेज पूरा करके हमने कहा कि अगर इसकी रिपोर्ट नहीं आई तो बेकार हो जाएगा, इतने सालों से एक्सकवेशन हो रहा है, इसको और एक्सपेंड मत करिए। अब आप ये प्लान करिए कि आपको और आगे करना क्या है, और ये प्लानिंग करते करते डायरेक्टर हो गए। इस बीच में रॉक पेंटिंग्स पे हमने थीसिस इसलिए की कि सब लोगों ने कहा कि अगर नहीं पीएचडी करोगे तो तुम्हारे साथ जो और लोग हैं वो कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। अब हमने जो सर्वे किया था यहाँ सोनभद्र में और सब जगह, ये पीएचडी के लिए तो किया नहीं था। तो हम तो मौज कर रहे थे कि भाई पहाड़ में है रॉक शेल्टर, झरने के किनारे है, विहंगम दृश्य है, लेकिन मटेरियल बहुत था हमारे पास ओरिजिनल। अब 100 से ज़्यादा नई रॉक शेल्टर ही ढूंढ लिए थे। तो ये हुआ कि ला इस पर लिख दिया, और हमने पीएचडी भी 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 पीएचडी भी, जिसको रॉक आर्ट रिसर्च आप कहते हैं, उसमें वाकानकर साहब को हमारा काम अच्छा। वो स्टैग्नेट काम जो है ढर्रे जो, तो इसके बजाय अगर हम आर्कियोलॉजी की प्रॉब्लम्स पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा हो। अब डायरेक्टर हम हो गए बहुत कम एज में, मतलब 86 में हम हो गए। तो अब 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 था आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव 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 सर्वे के थे, सब जगह थे। उन हमने इस बात पर कम उम्र में कोई लड़का हमने जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो उन सबकी स्क्रूटनी क्या लोगों ने सजेस्ट किया, फिर देखा कि हमारी जो क्या किस प्रॉब्लम को, हमारी बेसिक ट्रेनिंग थी वो टॉपिक नहीं थी, रॉक शेल्टर नहीं, हम और प्रॉब्लम्स लेंगे। तो उसमें 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 93 में हमने उसको रिव्यू किया, रिमार्क की। तो जहां हमने सर्वे कराया था उसमें 3 जोन निकल के आए। एक कानपुर का एरिया था जहां जाजमऊ में मूसानगर में कुछ लोगों ने लेट हड़प्पन का बात हमारे दिमाग में थी कि वेस्टर्न यूपी में 2 इसी हो सकता है, और ईस्टर्न यूपी में जो चल रहा है 2020 में मार्क किया कि हमने सर्वे किया है उसमें गुप्ता पीरियड के बीच में तो गए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कल्चरल इवोल्यूशन वैक्यूम में तो होता नहीं। और उसी समय तय किया कि जो आपका
सरयू पार एरिया है, यहाँ पर डेट 2000 BC के पहले क्यों नहीं जा रही? इसको जाना चाहिए। तो ये चारों टारगेट फिक्स किए। भारत 120 तक कम 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 120 मिल जाती। नल का टीला खोदा है, आपका लोहा शुरू होता है। ढूंढने में गए ही नहीं था। तो हम लोग उसको कि ये तो 1300-1400 BC